हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी ठीक है, एसएससी जीडी की ये किताब है और रुक्मिणी की किताब है। इससे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का मैथ का सॉल्विंग कराऊंगा, पर डे कराऊंगा, ठीक है। और इसके टोटल 38 सेट है, 38 सेट का ही मैं मैथ कराऊंगा आप लोगों को, चैप्टर बाय चैप्टर। जो हर शिफ्ट में गिरे हैं सारा का सारा लाइन बाय लाइन ही कराऊंगा, इसलिए आप इसे जुड़ें, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। 38 सेट है, 38 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा। तो देर नहीं करते, डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस तरफ से पिक्चर दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, ठीक है। यह है रास्ता, यह है गति और यह है दूरी। इसका मतलब ये जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर दूरी दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कितना दूरी है, 15 किलोमीटर दूरी है। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूरी कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूरी कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो औसत गति पूछ रहा, औसत चाल पूछ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय होता है, याद रख लीजिएगा, कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इसी पर हमको बैठाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पिक्चर देख के डरिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, मतलब 1 घंटा में जा रहा 5 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 20 में 5 से भागा दीजिए, 5 चौके 20, मतलब इसको 4 घंटे का समय यहाँ लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और समय कितना, दूरी कितना दिया हुआ, 15 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 15 में 3 से भागा दे दीजिएगा, तो 3 × 5 = 15, इसको लगेगा 5 घंटे का समय यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 घंटे का समय यहाँ भी इसको लगेगा। यहाँ 24 किलोमीटर दूरी तय करना है और चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24 में 4 से भागा देंगे तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए अब टोटल कितना समय लगा इसको, 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 4 = 20, टोटल इसको 20 घंटे का समय लगा, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी है जी, टोटल दूरी इसको जो, क्योंकि ये दूरी है, टोटल दूरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 है, 10 है, 34 है, फिर 15 और 20 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 69 किलोमीटर आ जाएगा दूरी, ठीक है। अब देखिए अब इसी चाल पर फॉर्मूला बैठा देंगे क्या, कुल दूरी बटा समय। कुल दूरी कितना है, 69 किलोमीटर है और कुल समय कितना लगा, 20 घंटे का लगा, ठीक है। और जब 69 में 20 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा सही है, बैठेगा, क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि बोरा 5x - 2y अनुपात में x - 2y बराबर 9:17 हो तो 9x बटा 13y का मान निकालो, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये अनुपात में इसको बटा में लिखिएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, 5x - 2y बटा में, अनुपात को बटा में भी लिखते हैं हम लोग, x - 2y बराबर कितना है जी, 9:17 है ना, तो इसको 9/17 लिखिएगा। और तिरछा गुना करके x और y का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। देखिएगा तो देखिए 17 × 5 = 85, तिरछा गुना होता है, ठीक है। 17 × 5 = 85x - 17 दूनी के 34 y बराबर 9 के साथ में इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, 9x - 9 दूनी के 18 y, ठीक है। x एक तरफ और अंक एक तरफ, तो 85x में से जब 9x इधर लेके आएंगे, है ना, देखिए 85x - 9x बराबर -18y, ये माइनस जब बराबर को उधर जाएगा तो 34y हो जाएगा। देखिएगा और एक चीज़ यहाँ समझने का बात है दोस्तों, क्या है कि मैं इसको बार बार यहाँ, इसको मैं जानता हूँ कि 9x बराबर को उधर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हम डायरेक्ट 85 में से 9x लिख सकते थे, लेकिन इसलिए हम इसको करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, जिसकी वजह से क्वेश्चन 1-2 लाइन बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 85x में से 9x घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 9 × 6
यहाँ हो गया 76x, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, यहाँ 18y माइनस में, यहाँ 34y प्लस में, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। और 34 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा, 14 में से 8 जाए 6, यहाँ 2 में से 16y आएगा। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, x बटा y कीजिएगा तो देखिए 16 बटा 76 नीचे आ जाएगा, तीछा तीछा गुना करें तो वैल्यू यही आएगा मेरा। ये 4 का पारा में कट रहा है, 4 चौके 16, 4 से काटेगा 19, तो मतलब x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू कितना आ गया 19। किसका वैल्यू पूछा, देखिए 9x वैल्यू पूछा है, 9x बटा 13y का मान क्या होगा, ठीक है। 9 गुने x का वैल्यू कितना 4 है तो 4 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ 13 है, और गुने y का वैल्यू कितना 19 है। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 चौके 36 और 13 और 19 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 247 आ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 9 चौके 36 हुआ तो ऊपर में 36 किसका, इसी का है, तो डायरेक्ट आप आंसर वहाँ भी मार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग किताब लेके पढ़ने बैठिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन लिखा अगर आपको समझ, ऐसे तो मैं पढ़ के बताऊंगा ही, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम कर सकते हैं, आप किताब लेकर के बैठिएगा और मैं इसे सोल्व करूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर देखिएगा। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपया अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। कहने का मतलब है एक डीलर जो है ना, एक किताब का दाम जो है ना 72,000 रुपया अंकित किया और उस पर 20% की छूट दी, और छूट देने के बाद उसको 10% की हानि हो गई, तो अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपया का लाभ हो सके। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको गुना भाग कैलकुलेशन ज़्यादा है, इससे बचिएगा। और कैसे बच सकते, आपको 1 से लेकर के, पहले तो आपको 20 तक पढ़ा अच्छे से याद कीजिएगा, और उसके बाद 1 से लेकर के 25 तक या 30 तक स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब याद जरूर कीजिएगा, जिससे आपको काटते हुए ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब देखिएगा पहले क्या किया है कि अंकित मूल्य कितना है, 72,000 रुपये अंकित मूल्य है। इस पर क्या किया, 20% छूट दिया है, तो 20% छूट दिया है तो 80 हो जाएगा। याद रखिएगा छूट जो होता है जो 100 से माइनस करके लिखिएगा, हानि भी 100 से माइनस करके लिखिएगा, और लाभ जो होता है 100 में जोड़ के लिखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 72,000 अंकित मूल्य था, 20% छूट दिया तो कितना 80 हो गया, 80 बटा 100 कर दीजिएगा, फिर गुना। और जब छूट दिया तो उसको क्या हुआ, 10% की हानि हुई, हानि हो गई, तो आपको पहले क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना है कि सामान का दाम कितना था। तो आपको क्या करना, हानि को नीचे लिखनी है, कितना 10% हानि हुआ, तो हानि को 100 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, और ऊपर 100 लिख दीजिएगा। तो ये 100 जो ऊपर आती है क्या आ गया, सामान का क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 8 72, 8 8 64, 8 8 कितना हो गया 64, 64,000 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब हम जान गए कि 64,000 रुपये में खरीदा है और उसको लाभ कितना चाहिए, 440 रुपये का लाभ लेना है, तो लाभ भी क्रय मूल्य में जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 0 4 4 4 और 6, 64,440 रुपया में इसको बेचेगा, अब ठीक है। अब बेचेगा तो उसको 440 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 64,000 रुपया में खरीदा है और इतना रुपया लाभ लेके बेचना चाहता है, तो टोटल कितना में बेचेगा, इतना में बेचेगा, इतना में बेचेगा। सामान का दाम कितना अंकित किया, 72,000 रुपया, ठीक है। तो छूट कितना दे रहा, तो यहाँ छूट निकाल लीजिएगा, छूट कितना दे रहा, तो टोटल 72,000 रुपया में से 64,440 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना रुपया का छूट मिला हमको पता चल जाएगा। तो 0 6 5 7 कितना आ गया, 7,560 रुपया का हमको छूट मिल गया। अब जब छूट मिल गया तो बोल रहा छूट परसेंट कितना होगा ये बताइए, तो छूट परसेंट में निकालने बोल रहा। तो मैं आपको बता दूं कि छूट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने छूट, जितना छूट दिया गया 7,560 रुपया, ठीक है। छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने छूट बटा अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कितना है जी, 72,000 है, तो 72,000 रुपया लिखिएगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप आराम से काटोगे, देखिए 2 0 1 0 से 3 0 कट गया, और 756 में 72 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, लगभग 10.5% में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ऐसे भी आप देख सकते हो 756 है
बटा 72 से भागा देंगे तो 10 बार में तो आराम से जाएगा, और 10 बार में आराम से जाएगा तो यही तो मेरा आंसर होगा 10.5। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बोल रहा एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। आय कहने का मतलब वो कमाता कितना है, तो 95,000 रुपया कमाता है और व्यय का मतलब खर्च, वो 75,000 रुपया खर्च करता है। ठीक है, मतलब 95,000 रुपया इनकम है उसका और खर्च कितना है, 75,000 रुपया खर्च है। यदि उसकी आय में मतलब उसकी इनकम में 18% और खर्च में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि सबसे पहले उसका बचत कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा कि वो 95,000 रुपया कमाता था और 75,000 रुपया जब खर्च कर रहा था तो उसके पास कितना पैसा बच रहा था, 20,000 रुपया उसके पास बचत के रूप में आ रहे थे। ठीक है पहले, लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसका इनकम बढ़ गया, कितना 18% बढ़ गया, तो 95,000 का 18% वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 118% हम लोग निकाल लेंगे। अब उसका इनकम कितना हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 118 और 950 को गुना कर देंगे तो 112 100 आएगा। ठीक है, अब इसका इतना हो गया इनकम, इसकी आय इतनी आ गई और उसका खर्च कितना बढ़ गया, खर्च था पहले 75,000 रुपया और खर्च में कितनी की वृद्धि होगी, 12% की वृद्धि होगी, तो इसको भी 100 में जोड़ के लिखिएगा 112% डायरेक्ट निकालिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84,000 आपको आ जाएगा। इतना रुपया इसका खर्च हो रहा। ठीक है, अब कमा रहा वो 1,12,100 रुपया कमा रहा और खर्च कर रहा 84,000 रुपया, तो अब उसका नया बचत कितना होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 8 है ना, तो 8,100 रुपया अब इसका नया बचत है। पहले वो बचत कितना करता था, 001 है ना, 12 से इतना, अच्छा यहाँ आगे 2, अब उसका बचत कितना आ रहा, 28,100 रुपया उसका बचत है। पहले बचत कितना था, 20,000 रुपया, पहले 20,000 रुपया बचत था, अब उसका बचत हो रहा 28,100, तो अब उसको बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो 28,100 में से अगर हम 20,000 माइनस कर देंगे तो मेरा नया बचत कितने, बचत में वृद्धि कितनी आ जाएगी, 8,100 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि पूछ नहीं रहा, यहाँ वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना वृद्धि, किस पे वृद्धि हुई, इसी 20,000 पे हुई है, तो 20,000 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 81/2, 81/2 में जब 81 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40.5% का मेरा वृद्धि आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन भी लाभ हानि से ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदा और 4,35,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ सवाल सिंपल सा है कि इतना में खरीद के इतना में बेचा, तो हमको लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमको लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे, जितना में बेचा और जितना में खरीदा माइनस कर देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। तो देखिए 4,35,000 रुपया में बेचा गया है और खरीदा गया है 3,50,000 रुपया में, तो इसको लाभ कितना होगा, 13 में से 5 या 8, मतलब 85,000 रुपया का इसको क्या मिला, लाभ मिला है। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे और लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना जी, 3,50,000 रुपया है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से तो 35, 5 दूनी के 10। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 के जीरो हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 170/7। ठीक है, इतना परसेंट का हमको लाभ हुआ, लेकिन लाभ किस में, दशमलव में दिया, तो इसको हम लोग भाग देके दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। अब 170 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी के 14, ठीक है 3 आ गया, तो 7 चौके 28, 2 आ गया, दशमलव देंगे 0, 7 दूनी के 14, 6 आएगा 60 है ना, 7 8 56 होता है, 7 8 56,
जबकि किताब में क्या बोला, 1 दशमलव स्थान तक लेके जाना है, तो 2 दशमलव तक देखें। देखिए यहाँ पर 2 के बाद कितना 8 है, तो 1 ही दशमलव तक हमको पकड़ना है ना, दशमलव के 1 ही घर तक हमको जाना है। तो देखें कि ये जो 8 है ना 5 से ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा 24 पॉइंट। यहाँ पर 2 की जगह हम लोग 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 ही दशमलव लेना है, इसीलिए देखेंगे कि ये 5 से ज़्यादा है, इसीलिए 2 जो है 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा 24.3%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास का तो यहाँ काम नहीं होता, आर का होता है, तो अर्ध व्यास। या देखिए व्यास को हम लोग आधा कर देंगे, त्रिज्या में बदल देंगे, आर में बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा 14, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई क्या हुआ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते फार्मूला में सिर्फ बैठाना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योगी तो पूछा, तो योगी तो निकाल रहे हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक है, प्लस और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr² होता है दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2π, ठीक है, r² होता है। अब देखेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देख रहे यहाँ भी 2πr/h है, यहाँ भी 2πr/h है, बीच में प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4πr/h प्लस 2πr² है। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है, पाई r है, तो हम लोग 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 है ना, 2 बचेगा और h बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 दूनी के 4 है ना, और πr/h। ठीक है, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 2π कॉमन है, r भी कॉमन है, सिर्फ r बचा। अब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। 2π का वैल्यू होता है, याद रखिएगा 22/7। ठीक है, और त्रिज्या मेरा कितना है, देखिए 7 है, तो 7 रख देंगे। और 2 ऊंचाई मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, h को ऊंचाई बोलते हैं 2, और प्लस 7। देखिए 7 7 कट गया, तो 22 दूनी के 44 आ गया, गुना 2 दूनी के 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, गुना कर देंगे तो 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4, 11 चौक 44 और 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कितना आ गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से है। क्वेश्चन है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या अभी जो है 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व मैंने 2 साल पहले इनकी जनसंख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, x थी, और प्रत्येक साल उसकी आबादी कितनी बढ़ रही है 3% की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिखिएगा, तो 3% बढ़ रहा है तो कितना 103/100, क्योंकि ये 2 साल बढ़ रहा है इसलिए 2 बार लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ बोल भी रहा है, यदि शहर में भालुओं की जनसंख्या वर्तमान में इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व मैंने 2 साल है ना, इसीलिए 2 बार लिखेंगे। 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जा रही है 21,218 हो जा रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 103 के पहाड़ा में काटेंगे तो 206 बार में कटेगा, फिर 103 के पहाड़ा में काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या 10,000 हो गया, आज 10,000 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20,000। मैंने भालुओं की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी 20,000 थी, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बोरा एक्स ने
एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदा है, ठीक है। मतलब 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीद रहा है और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदा। तो एक पेन और एक पेंसिल के बीच में कितने का अंतर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों का एक एक का दाम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। देखिएगा 40 पेंसिल का दाम कितना, 180 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम कितना होना चाहिए, एक, ठीक है। एक पेंसिल का दाम होना चाहिए 180 में 40 से भागा दे दीजिएगा तो आपको एक पेंसिल का दाम निकल जाएगा, ठीक है। 2 से 2 हो गया, 0 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया। मतलब एक पेंसिल का दाम हो गया 4.5 रुपया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिएगा 2 दर्जन पेन बोला है, तो एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो 2 दर्जन में कितना होगा, 24 पीस होगा। मतलब 24 पेन का दाम कितना है, 180 रुपया है। तो एक पेन का दाम कितना होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, 180 में किससे भागा देंगे, 24 से भागा देंगे। क्यों, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है तो 2 दर्जन में कितना होगा, 24 पीस होगा। क्लियर हो रही है ना। अच्छा, इसको भागा दे देते हैं। 12 दूनी को 24, 12 कम 12, 6, 12 पचे 60। देखिए 15/2, 15/2 में 15 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, मैंने 7.5 रुपया। मतलब एक पेन का दाम है 7.5 रुपया और एक पेंसिल का दाम है 4.5 रुपया। तो बोला दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 7.5 में से 4.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रुपये का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम पर दान कर देता है। यदि यदि वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पे कुल 28,500 रुपया खर्च करता है, ठीक है, तो ए की आय कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, किसने भोजन पे कितना खर्च किया, 45% खर्च किया, और अपने वृद्धाश्रम पे कितना खर्च किया, 5% खर्चा किया। दोनों मिला के कितना परसेंट खर्चा किया, 50% खर्चा किया। और रुपया में कितना खर्चा किया, 28,500 रुपये खर्चा किया। मतलब देखिए किसी का भी पेमेंट का ये 50%, मतलब आधा पेमेंट है। 50% करने का मतलब होता है पेमेंट का आधा पेमेंट है, और आधा पेमेंट कितना है, 28,500 है। तो पूरा पेमेंट कितना होगा, तो इसको दुगना कर देंगे तो पूरा पेमेंट निकल जाएगा, पूरा वेतन निकल जाएगा। 0 0 5 10 के 0 हाथ में, 1 8 2 16 17 के साथ हासिल, 1 2 2 4 1 5। तो टोटल इसका पेमेंट कितना होगा, 57,000 होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर 45% भोजन पे खर्चा कर रहा और 5% वृद्धाश्रम पे खर्चा कर रहा, तो कुल मिला के तो 50% खर्चा कर ही दिया। तो 50% उसका, किसी भी आदमी का वेतन का 50% उसका 50% मैंने उसका आधा होता है। तो अगर वो उसका आधा पेमेंट कितना, 28,500, तो पूरा पेमेंट कितना होगा, दुगना कर देंगे तो पूरा पेमेंट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल समय और कार्य का सवाल है और थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पेंट कर सकता है और सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। तो दिनों की संख्या लगभग में ज्ञात करनी है जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे और पहले ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ए पहले अकेला काम करता है पहला दिन, दूसरा दिन फिर ए आता है, दूसरा दिन बी और सी उसकी मदद करने के लिए आते हैं, फिर तीसरा दिन ए अकेला काम करता है और चौथा दिन ए बी और सी इसकी मदद करने के लिए आते हैं। इस तरीके से कहानी बनते जा रही है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल को हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा, यहाँ ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है ए। बी कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में कर रहा, और सी कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में कर रहा, ठीक है। तीनों का टोटल काम निकाल लेंगे। अब तीनों का काम कैसे निकालेगा, तीनों का एलसीएम ही टोटल काम होता है। 12 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपको 20, टोटल काम हो गया 120 का, ठीक है। और एक दिन का काम कितना हुआ,
ए का एक दिन का काम होगा 120 में से 12 से भागा दे तो कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। मतलब ए का एक दिन का काम हो गया 10, मतलब ए जो है रोज 10 काम कर सकता है। बी जो है, बी का एक दिन का काम कितना होगा? तो 120 में 8 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। मतलब बी का एक दिन, वो एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम करता है। सी जो है 120 में 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो मैंने सी जो है एक दिन में 12 काम कर सकता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए ए पहले अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। ठीक है, अगला दिन बी या सी ए की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ए तो अपना 10 काम करेगा, बी भी अपना 15 काम करेगा और सी भी अपना कितना? 10 काम करेगा। ठीक है, ये कितना दिन का काम हुआ? 2 दिन का काम हुआ। देखिए एक दिन 2 दिन। ठीक है, तीसरा दिन ए फिर अकेला काम करेगा। फिर चौथा दिन फिर ए का साथ में बी या सी मदद करने के लिए आ जाएंगे। मतलब 10 और 15 और प्लस 10। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? 2 एक दिन और 2 दिन, 2 दिन में काम निकाल लेते हैं। जब भी तो 10 हुई क्या प्लस इसको कर देते हैं तो कितना हो गया? 37। टोटल कितना काम हो गया? 47 काम। 47 काम कितना हुआ? 2 दिन में। यहाँ भी 2 दिन में कितना काम हुआ? 47 काम हुआ। टोटल कितना काम हो गया? 94 काम हो गया। कितना दिन में? देखिए एक यहाँ 2 दिन, यहाँ 2 दिन, टोटल 4 दिन लगा अभी तक। ठीक है जी, 4 दिन में टोटल काम कितना हुआ? 94 काम हुआ। पांचवा दिन कौन करेगा? ए करेगा। पांचवा दिन एक दिन और बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया? टोटल 5 दिन हो गया। एक दिन में ए कितना करेगा? 10 काम करेगा तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 104 काम। ठीक है जी, पांचवा दिन में कितना काम हुआ? 104 काम हो चुका है। और कितना काम शेष बचा है? टोटल काम कितना है? 120, जिसमें से 104 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 16 काम। ठीक है, अब 16 काम बचा तो शेष दिन जो है कौन करने आ गया? ए के साथ में बी से तीनों मदद करने के लिए आ जाएंगे। अब तीनों का काम कितना है? 10, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना काम हो? टोटल 37 काम करता है। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम कर देता है, जबकि काम कितना बचा? 16 काम ही बचा, मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा। तो 16 में जब 37 से भागा देंगे ना तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। मतलब 0.4 दिन में काम कंप्लीट होगा। अब पहले से यहाँ 5 दिन है तो 5 दिन और 0.4 दिन, मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि 5.4 दिन में काम जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे सवालों को आप जीडी में क्या कीजिए? सबसे लास्ट में बनेगा, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्य का एक और सवाल दे दिया दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये सवाल है। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं? पहले महिला को बच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 5 महिला बोला तो 5 में किसी काम को कितने दिन में कर रही है? 8 दिन में कर रही है। उसी प्रकार 8 बच्चे, 20 से बच्चे 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 8 8 कर लिया, 5 दूनी के 10, मतलब एक ओमेन बराबर कितना हो गया? 2 बच्चा, मतलब एक औरत बराबर 2 बच्चा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ जो दिया हुआ है 2 महीने और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने करेंगे? तो इस महिला को हम लोग बच्चा में बदल देंगे, जबकि एक महिला बराबर कितना बच्चा हो रहा? 2 बच्चा हो रहा। तो 2 महिला बराबर कितना बच्चा होगा? 4 बच्चा, प्लस यहाँ पर 4 बच्चा दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया? 8 बच्चा। 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेगा? अब ये क्वेश्चन है, जबकि ऊपर लाइन में पूरा पूरी कह दिया है कि जबकि 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा? 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ऊपर जब बता ही दिया तो हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है। 8 बच्चे किस काम को किया? 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 बच्चे। या क्वेश्चन में देखिए 8 बच्चा इस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन अनुपात से दोस्तों। क्वेश्चन है √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? जबकि एसएससी जीडी के हर सेट में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा चतुर्थ अनुपात निकालने का नियम क्या कहता है? चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात निकालने का नियम क्या कहता है कि दूसरी संख्या दूसरी गुना तीसरी बटा पहली संख्या, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकालने का नियम क्या कहता है? दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होती है। तो दूसरी संख्या क्या दिया हुआ? √8,
और तीसरी संख्या क्या दिया √21, अब पहली संख्या √6, ठीक है। इसको आप तोड़ के गुना कर सकते हैं, रूट के अंदर में कितना 8 है तो क्या होगा 2√2 होगा गुना, यहाँ √21 है मतलब √3 गुने √7 है, क्योंकि √3 और √7 और √3 को गुना करें तो √21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना √3, क्योंकि जब गुना करें तो √6 आ जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा कि आराम से कट जाएगा, ये कट गया √2 कट गया तो क्या बचा 2√7 बचा मेरा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे, मतलब उसका चाल को आधा कर दे, तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। याद रखिएगा अगर वो चाल अपना आधा कर देगा तो उसको दुगना समय लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी भी दूरी को तय करने में मान लेते हैं यहाँ पर ग्रुप में समझिएगा, मान लीजिए कि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, तो किसी दूरी को तय करने में हमको नहीं, अगर मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, अगर आपको 2 घंटा लग रहा है ना, 2 घंटा लग रहा है तो आप अगर चाल अपना आधा कर देंगे, अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे तो आपको कितना घंटा 4 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको कितना घंटा ज्यादा लग रहा है, पहले 4 घंटा लगा, पहले 2 घंटा लगता था, अभी 4 घंटा लग रहा था, कितना घंटा ज्यादा लग रहा है, 4 में से 2 घटा दिया तो 2 घंटा ज्यादा लगेगा, है ना। इसलिए भी यही सवाल यहाँ भी बोल रहा है। आप सोचो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 5 घंटे में, अगर वो चाल अपना आधा कर देगी, इसी दूरी को तय करने में उसे कितना घंटा लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। जब चाल आधा कर देगा तो उसको दुगना समय लगेगा, 10 घंटा लगेगा, तो बराबर उसको कितना समय ज्यादा लगेगा, तो पहले लगता था 5 घंटा, अभी लग रहा 10 घंटा, तो 10 घंटा में से 5 घंटा घटा देंगे तो 5 घंटा उसको अधिक समय लगेगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन भी लाभांश से दोस्तों क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, ये क्वेश्चन है। मतलब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, अंकित मूल्य कितना है 2400 है, ठीक है। अंकित मूल्य 2400 है, छूट तो 24 है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो देखिए अंकित मूल्य है, छूट कितना दिया है 40%, 40% छूट दिया तो बेचा कितना में 60% में बेचा है, क्योंकि छूट हमेशा 100 से माइनस करके लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद छूट देने के बावजूद भी उसको क्या हुआ 20% का लाभ हुआ है ना। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर रख दीजिएगा और 120 को नीचे कर दीजिएगा, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी के 12, इस 100 कट गया, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 1212 में कटेगा, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 1200 आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन औसत से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और साइकिल चला करके 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ से स्कूटर से चला करके यहाँ गया, कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और इधर से साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस यहाँ आ गया, तो जाने में और आने में इसका औसत चाल कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, वो जा रहा है स्कूटर से और आ रहा है साइकिल से, तो इसका औसत चाल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी सेम दूरी जाएगा और सेम दूरी आएगा, इसका औसत का फॉर्मूला हो जाता है 2 गुने जाना गुने आना, ठीक है, बटा जाना प्लस आना होता है। क्लियर। याद रखिए औसत का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सेम दूरी जाएगा फिर वहीं से ही रिटर्न आएगा, ऐसा कंडीशन का औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुने जाना गुने आना प्लस जाना प्लस आना बटा, ठीक है। अब देखिए दो जा रहा 64 के स्पीड से, आ रहा 16 के स्पीड से, गुना में प्लस यहाँ जुड़ के 64 प्लस 16 हो जाएगा। देखिए गुना में इसको रखिएगा
64 गुने 16, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 16 और 64 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 16 बचे 80, अब कटेगा नहीं तो भागा देख कर देंगे। देखिए 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 128/5। जब भागा देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 बचे 25, 5 6 के 30, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन एलसीएम से दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं और ये घंटियां 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियां पुनः दोबारा कब एक साथ बजेगी, ये क्वेश्चन है। जब भी घंटियों का सवाल आए और बजने वाला सवाल आए ना, और तो इसका क्या निकालते हैं हम लोग, इसका सीधे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो कितना 12 सेकेंड में बजना, फिर 18 सेकेंड के बाद बजना, फिर 24 सेकेंड, फिर 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालनी है, ठीक है। 3 से भागा दे देंगे, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 अठे 24, भारतीय 36 और 45, ठीक है। फिर 3 से कट रहा काट देंगे, 4 तो नहीं कट रहा, 3 दूनी के 6, 8, 3 चौके 12, 3 बचे 15, ठीक है। अब 2 से कट रहा काट के छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 5। अभी 2 से कट रहा है 1 1 2 1 5, ठीक है। गुना कर देंगे। देखिए 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40, 40 तिया 120, 120 तिया कितना हो जाएगा 360, 360 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड इसीलिए ये सेकेंड आया। अब सेकेंड को जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 360 सेकेंड है तो कितना मिनट होगा, तो इसको 60 से भागा दे देंगे, ठीक है। 36, मतलब कि 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद ही दोबारा बजेगा। तो पहली बार 9 बजे, 9 बजे ये बजा है, और दूसरी बार कब बजेगा, तो 9:06 पे बजेगा, और 9:06 कौन हो रहा है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ऐसे सवाल को आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 80,000 रुपया कितने समय के बाद इतना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हो, किस रूट के अंदर में, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, देखिए 117,128 इतना रुपया हो जाएगा, मतलब ये विसर्जन है। और कौन सा रुपया हो जाएगा, ये 80,000 रुपया हो जाएगा। 80,000 रुपया कितने साल में इतना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को आपको बनाना कैसे, आपको क्या कीजिए, इसको पहले काट के छोटा कर दीजिए। देखिए कहां तक ये कट रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको आप 8 से काटोगे ना, 8 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10,000 आपको आ जाएगा, ठीक है। और 8 के पढ़ा में इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 14641 आ जाएगा, इतना आ गया। अब ये कटेगा नहीं, नॉट। अब आपको क्या करना है, ये देखिए किसका स्क्वायर है, या किसका स्क्वायर है, या किसका क्यूब है, या कितना का पावर 4 है या 5 होगा। जितना का पावर होगा वही इतना ही समय लगेगा। जैसे देखिए ये किसका पावर है, ये 11 का पावर कितना 4 है, और ये जो है 10 का पावर क्या है 4 है। इसका मतलब 10 का पावर 4 कितना होगा, 10,000 होगा, और 11 का पावर 4 कितना होगा, 14,641 होगा। मतलब इसका पावर कितना है, 4 4 है ना, तो कितना समय लगेगा, तो 4 वर्ष का समय लगेगा। 4 वर्ष के बाद ये 80,000 रुपया इतना रुपया हो जाएगा। अगर पावर क्यूब में रहता ना, अगर मान लेते पावर अगर 3 में रहता तो 3 वर्ष लगता है, अगर पावर में स्क्वायर में रहता तो 2 साल लगता है, अगर पावर में 4 है तो 4 साल लगेगा। क्लियर हो रही है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिएगा किसका पावर में आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघला करके 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास कितना होगा। तो देखिएगा शंकु को पिघला करके बेलन बनाया गया है ना, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा, और दोनों को बराबर करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन
बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि शंकु को पिघला करके बेलन बनाया गया तो बेलन का आयतन बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई है, पाई का वैल्यू बराबर होता है इसीलिए ये कट जाएगा। देखिए 1/3 क्या गुना शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ, देखिए 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, जबकि स्क्वायर है तो मतलब क्या होगा 9 गुने 9, और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेलन का हमको त्रिज्या पता नहीं है इसीलिए आर स्क्वायर ही रहेगा, और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्लियर है। अब काट देंगे, देखिए 3 तिरिके 9, 15 तिया 45, 3 कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। आर बराबर कितना होगा, स्क्वायर जब बराबर उधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा तो आर बराबर कितना निकल गया 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बेलन का व्यास कितना होगा, तो बेलन का व्यास जो होता है ना, व्यास क्या होता है 2r होता है, जबकि r का वैल्यू कितना है 3, तो 2r बराबर कितना होगा 3 दूनी के 6, व्यास मेरा कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन लाभ आने से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपया पे बेच रहा है। ठीक है, टेबल को कितना बेच रहा है 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, और 18% लाभ पर बेच रहा मतलब है कि 118% में बेच रहा दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा रुपया में कितने में बेच रहा है, इतने परसेंट में, और कितना लाभ लेके बेच रहा है 18% पे, मतलब ये कितना है 118% है। तो 118% बराबर कितना हो जाएगा 2832 रुपया, इसलिए 1%, इसीलिए 100% करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब 118 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 24 बार में कटेगा, तो मेरा कितना आ गया 2400 रुपया, मेरा क्रय मूल्य हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नंबर सिस्टम से है। क्वेश्चन है कि 40 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है। ठीक है, 40 और 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 40 और 50 के बीच में देखिए 41 जो है ये किसी से नहीं कटता, सिर्फ अपने आप से कटता है। ठीक है, और एक से कटता है। इसके बाद 43 ये भी अपने आप से कटता है और एक से कटता है और किसी से नहीं कटता है। उसके बाद आगे आपको 47 ये भी अपने आप से कटता है और एक से कटता है और किसी से नहीं कटता है। मतलब 40 और 50 के बीच में ये 3 संख्या ऐसी हैं, है ना, 3 संख्या आभाज्य संख्या हैं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 40 और 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, तो 40 और 50 के बीच में 3 गो आभाज्य संख्या, ये 3 गो, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।